प्रस्तुत है समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें आइए सुनते हैं बहरेपन की समस्या और उपचार पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर से के परेश की बातचीत। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याओं पर बात करते हैं और विस्तार से विशेषज्ञ चिकित्सकों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही आज हमारे साथ स्टूडियोज में अंचल के प्रसिद्ध चिकित्सक हमारे साथ हैं और हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर, जो निदेशक और सीईओ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के। तो डॉक्टर नागरकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है बहरेपन या सुनने की समस्या को लेकर, और जैसा हमें विदित है आप नाक, कान, गला इसके विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे बहरेपन या सुनने की समस्या आखिर है क्या? देखिए, ये जो आपने जिसका जिक्र किया बहरेपन, जिसको हम लोग डेफनेस या हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, जिसमें जो सुनने की जो क्षमता होती है, हम सब जानते हैं कि कान जरूरी है सुनाई देने के लिए, और साथ में अंदर में उसके एक एनाटॉमिकल पाथवे होता है जो बिल्कुल दिमाग तक जाता है। तो ये हो सकता है बहुत बचपन से ही बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा है, या कुछ जैसे इन्फेक्शन हो जाती है, मवाद आता है कान से, बच्चों में या बड़ों में भी हो सकता है, उससे भी सुनाई की क्षमता कम हो सकती है। या फिर उम्र होने के साथ हम जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो जैसे जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, आंखों में दिखने में रोशनी में कमी होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसी तरह से सुनाई में भी कमी आती है। तो अलग अलग उम्र के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये हम दिक्कत देख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नागरकर, जैसा आपने जिक्र किया बच्चों की, तो एक सवाल होता है कि एक शिशु जब पैदा होता है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें जो सुनने की क्षमता है वो पर्याप्त है, कम है, या फिर बिल्कुल वो बहरेपन की ओर अग्रसर है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम जितना जल्दी ये पता लगा ले कि सुनाई कम है तो जो भी इलाज है हम जल्द से जल्द चालू कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं पाता, फिर उसका दिमाग भी उस तरह से लैंग्वेज के लिए विकसित नहीं होगा और फिर वो बोल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो आपने ये कहा कि जल्द से जल्द ये जानना जरूरी है। आज की तारीख में आपको पता है कि बहुत जगह जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, तो चेक भी कर लेते हैं कि बाकी सब ठीक है, और जो बाकी फंक्शंस जब बच्चों का चेक किया जाता है तो हियरिंग का भी जांच होता है। एक टेस्ट होता है जिसका नाम है ऑटो अकोस्टिक एमिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OAE। इस टेस्ट से बहुत जल्दी पता लग जाता है कि सुनाई नॉर्मल है या कम है, और आगे जैसा भी हो फिर और भी टेस्ट होते हैं जिससे डिटेल में पता किया जाए। मगर ये तो है जिसमें टेस्ट कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि बच्चा और जगह कहीं पैदा हुआ या उस तरह की दूरस्थ इलाके में रहते, नहीं पता लग रहा है। तो जो आपने देखा होगा, जो घर में जो बुजुर्ग हैं, नानी दादी है, वो तुरंत देखते हैं कि कहीं बच्चा जो बहुत बड़े आवाज शोर है, शोरगुल को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा जरा भी कोई डाउट है, क्योंकि वो लोग बहुत ऑब्जर्वेंट रहते हैं, तुरंत उनका ध्यान जाता है, ख्याल रखते हैं, तो वो भी एक जानने का जरिया है। और आके अपने फिर डॉक्टर है या बच्चों के स्पेशलिस्ट है या प्रैक्टिशनर जो भी है उनको जरूर दिखाएं, क्योंकि जांच होगी तभी फाइनल कंफर्मेशन हो पाएगा, और जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा उतना ही जल्दी फिर इलाज हो पाएगा। बिल्कुल, बेहतर बात कही आपने। और आपने एक चीज जो कही कि जितनी जल्दी हम इस समस्या का पता लगा लें, क्योंकि बोलने के लिए ये जरूरी है। तो क्या डॉक्टर साहब यहाँ सुनने की जो समस्या है इसको लेकर बोलने की जो बात है वो प्रभावित होती है, क्योंकि जो गूंगेपन की बात होती है वो यहीं से शुरू होती है? जी बिल्कुल, वहीं से चालू होती है। इसीलिए इतने सारे जो सरकार के कार्यक्रम हैं कि जल्द से जल्द हियरिंग लॉस जो है, जिसमें कम सुनाई जिनको भी है वो डिटेक्ट किया जाए, उसका पता किया जाए। उसके लिए नेशनल प्रोग्राम भी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। और साथ ही जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कान के पर्दे में छेद होना, या जो जो छोटी सी बोन्स होती है कान में वो गलने लग जाती है, पीछे हड्डी है वो गलती है, तो उससे भी सुनाई कम देता है।
और इस इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करना जरूरी, नहीं तो वो बढ़ता जाता है, दिमाग तक भी जा सकता है। सो वो भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है सरकार का, जिसमें हम इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट करें, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके, वो दवाई या सर्जरी जो भी जरूरत पड़ती है उससे भी सुनाई में सुधार हो सकता है। बिल्कुल। जहां तक सुनने की समस्या है, ये कितने प्रकार की हो सकती है? अलग अलग, जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत, अगर हम बात करें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, तो पैदाइशी भी हो सकता है, कुछ आनुवंशिक बीमारियां हैं जिसमें हो सकता है। आप देखे होंगे कि किसी भाई बहन को दोनों को है, या माता पिता को पहले था, अभी बच्चे को भी है, तो कुछ इस तरह की कंजेनाइटल हियरिंग लॉसेस हम उनको कहते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो गर्भाशय में ही उस वक्त ही बच्चे को हो जाए या बाद में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से सुनाई कम हो सकती है। फिर मैंने ये इन्फेक्शंस का जिक्र किया जिसमें पर्दे में छेद है या हड्डियां गल गई हैं, उससे कम सुनाई देता है। एक हम देखते हैं कि एक्सपोजर टू लाउड साउंड, बहुत ज्यादा शोरगुल जो एक्सपोजर जिनको होता है, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या जो कुछ ट्रैफिक पुलिस है जिनको बहुत लाउड साउंड का, रोज बहुत शोरगुल में उनको काम करना पड़ता है, तो उनको भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो उससे भी सुनाई में कमी आती है वक्त के साथ। और उम्र के साथ, जैसे मैंने बताया, उसको हम प्रेस्बायोक्यूसिस कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो भी सुनाई कम देता है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के कारण कम सुनाई के लिए हो सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे कारण है जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन लक्षण क्या हो सकते हैं जैसे जिससे हम जान सकें कि ये इस समस्या की ओर? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चों में हमको कोशिश करनी चाहिए कि पहले से पहले पता करें, जल्द से जल्द पता करें, टेस्ट है उसके लिए। और जिनको जैसे कान से मवाद आ रहा है, उनको जब डॉक्टरी सलाह ली जाती है, जब वो ईयर नोज थ्रोट ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो उनकी जांच होती है, चेक होता है। फिर एक ऑडियोमेट्री करके टेस्ट है जिसमें सुनाई, उनको टेस्ट दिया जाता है, साउंड्स दिए जाते हैं, और फिर ये बताया जाता है कि एक कान में या दो कान में कमी है, हड्डियों की वजह से कमी है, या कुछ दो टाइप के, जैसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल, मतलब नर्व के वजह से है, तो ये पता लग जाता है, तो टेस्ट से पता लग जाता है। उसी तरह वो ये टेस्ट जो है वो ऑडियोलॉजिस्ट यूजुअली करते हैं, और टेस्ट करने से आइडिया लग जाती है। उसी तरह कुछ ऐसे दवाइयां होती हैं जिनको ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन बोलते हैं, जो दवाई लेने के वजह से, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स है, कुछ कैंसर की दवाइयां हैं, तो इसलिए पहले भी टेस्ट कर लेते हैं हियरिंग का, और बाद में भी करते रहना चाहिए। उसी तरह जिन्होंने शोरगुल जैसे एरिया में, जो हम जिक्र कर रहा था, वहां पे काम करना पड़ता, तो उनकी भी रेगुलर हियरिंग टेस्ट होती रहे तो पता हो सकता है कि सुनाई कम हो रही है। और उम्र के साथ भी आपने देखा होगा, घर वाले बताने लग जाते हैं कि जो घर में बुजुर्ग है उनको शायद कम सुन रहा है, बाहर की आवाजें कम सुन रहे हैं, या टीवी की उनको आवाज ऊंची करनी पड़ रही है, तो जरूर इन सबका जांच करा ले। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी समस्याओं में से क्या बहुत सारी समस्याएं उपचार योग्य होती हैं? बिल्कुल, देखिए जमाना बदल गया है, और हमें खुशी है कि हमारे भारत देश में लगभग सब तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें जल्द से जल्द जांच कराने के लिए, तो ये जो ऑटो अकॉस्टिक एमिशन हो या ऑडियोमेट्री की फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब तो शहरों में भी और छोटे टाउन में भी अभी की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसी तरह से जब कान से मवाद आ रहा हो तो जरूर अपने पीडियाट्रिशियन को, ENT स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाए, चाहे दवाई से या फिर सर्जरी के द्वारा, इसका ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से जिनको, जो बुजुर्ग है जिनको हियरिंग लॉस ज्यादा है, उनको जो हियरिंग एड कहते हैं, जो मशीन है, वो दी जाती है। और एक सर्जरी होती है जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। बहुत छोटे बच्चे जिनको नहीं सुन रहा है, क्योंकि एक बार वो सुनने लगेंगे फिर उनकी जो बोलने की क्षमता भी वापस आती है, तो ये सर्जरी की भी सुविधा हमारे यहाँ है और एम्स रायपुर में भी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने एक जो टर्म यूज किया, कॉक्लियर इम्प्लांट, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हैं प्रोफेसर डॉक्टर नितिन M नागरकर जी से। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया बहरेपन या सुनने की समस्या को लेकर, फिर चाहे वो लक्षण हो, समस्याएं हो, और किस तरह से उनके टेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने, ये हम सभी जानते हैं, बहुत उन्नति की है, लगातार शोध, रिसर्च हो रहे हैं, और बहुत आधुनिक प्रणालियां आई हैं, जिसमें एक का आपने जिक्र भी किया। तो इन जो शोधों की बात हम करना चाहेंगे, उनका जिक्र करना चाहेंगे कि इस फील्ड में, खासकर सुनने की समस्या या बहरेपन के फील्ड में, क्या क्या कुछ नई प्रणालियां हैं, उनका आप जिक्र करें। जी,
आपने जैसे कहा, एक तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट को टच करना चाहूंगा, वो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके हम बचाव से ही इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, बच सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जल्द से जल्द बच्चों में डिटेक्ट करें तो हम उस हिसाब से इलाज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और शायद विदेशों में इसीलिए वो लोग ये जो बोलने में जो दिक्कत आ रही है, गूंगापन जिसका जिक्र कर रहे थे, तो वो उसमें को कम करने के लिए अर्ली डिटेक्शन हमेशा जरूरी रहेगा। उसी तरह जो माताएं हैं, अगर वो भी अपना ध्यान रखती हैं, जो उनके जो खास करके जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर सलाह ले, तो ये काफी हद तक कम हो जाएगा ये प्रॉब्लम भी। एक पहला ये। दूसरा, जैसे बच्चों में भी या बड़ों में भी अगर कान से मवाद आ रहा है तो उसको हल्के में ना ले, तुरंत उसका इलाज कराएं। ये बहुत बड़ा एक चेंज है, ये अवेयरनेस आने से भी फर्क पड़ा है। उसी तरह से कान में हम कोई चीज़ ऐसे नोकीली चीज़ नहीं डालनी है, या प्रॉपर सलाह के बाद ही कोई कान में दवाई डालें, या कोई जो भी चीज़ें ड्रॉप्स लिखे जाते हैं डॉक्टर को, या मतलब ये स्पेशलिस्ट की सलाह के बाद ही ये करें। उसी तरह बहुत सारे अच्छे ऑपरेशंस आ गए हैं जो पर्दे के लिए, या कान की हड्डी गली है उसके लिए, और माइक्रोस्कोप के द्वारा सूक्ष्म एक बहुत अच्छी विजन मिल जाती है, और जो ट्रेंड ईएनटी सर्जन होते हैं वो एक नया पर्दा बॉडी से ही क्रिएट करते हैं या हड्डियां। तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो हमारे देश में भी अवेलेबल है, और काफी इसमें भी इंप्रूवमेंट्स वक्त के साथ आते गए हैं। उसी तरह एक स्टेपीज सर्जरी होती है जिसको कहते हैं, उसमें भी माइक्रोस्कोप की जरूरत है, और ट्रेंड एक ईएनटी सर्जन, ऑटोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, उससे करने से कान में काफी इंप्रूवमेंट हियरिंग में आएगी। सिमिलरली जो मैं कॉक्लियर इम्प्लांट की भी बात बोला था, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और वो जो बाहर का जो साउंड है कन्वर्ट करके इनर ईयर तक, और वहां जो नर्व है उसको स्टिमुलेट करके फिर वो ब्रेन तक आवाज जाती है। और ये इसके ऑपरेशन भी इंडिया में हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब, ये कब लग सकता है, मतलब ये जो इम्प्लांट है कब कर सकते हैं? इसमें देखिए, हम लोग कहते हैं कि जैसे प्रीलिंगुअल डेफ या पोस्टलिंगुअल डेफ। प्रीलिंगुअल डेफ उनको बोलते हैं जिनको सुनाई पहले से ही कमजोर है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने से पहले। कुछ को हो सकता है पोस्टलिंगुअल लैंग्वेज उनकी डेवलप हो गई थी और बाद में उनकी सुनाई में कमी आई। तो इसमें यही कहते हैं कि जितना जल्द से जल्द अगर हम बच्चे को डिटेक्ट करें और करें, तो 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब कोशिश यही होती है जल्द से जल्द इसकी सर्जरी हो जाए, सो दैट वो बच्चा फिर हियरिंग भी कर पाएगा, हियरिंग से उसकी फिर लैंग्वेज भी डेवलप हो पाएगी। तो इसमें लगभग ऑपरेशन के बाद भी 1.5-2 साल की स्पीच थेरेपी की प्रॉपर प्रक्रिया है जो कि लेनी जरूरी होती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई उम्र का निर्धारण नहीं है, मतलब ये छोटी उम्र से बड़े उम्र तक सब में हो सकता है? हाँ जी, लेकिन जैसे लैंग्वेज जिसकी डेवलप नहीं हुई है उसमें कोशिश है कि जल्द से जल्द हो। जिनकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, पोस्टलिंगुअल मान लो दवाई की वजह से, कभी एंटी मलेरियल दवाई या कुछ ऐसी दवाइयां लेने के वजह या वायरल इन्फेक्शन से, उनका बाद में भी ऑपरेशन होता है कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए। लेकिन जिनको लैंग्वेज डेवलप होनी है उसमें जितनी जल्द से जल्द हो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, आपने जैसा जिक्र किया कि अब गांव में भी काफी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां सुविधाओं की कमी है। बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो जो मशीनें लगती हैं, सुनने की समस्या में कमी आती है, इसको लेकर आप जो परिदृश्य है पूरे देश में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सुधार आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, अवेयरनेस है। मैं वही कह रहा हूँ, जो बीमारियां हम रोक सकते हैं, कम से कम जैसे शोरगुल को अवॉइड करना, कान में पानी जाना देना अवॉइड करना, या अगर मवाद आती है कान से तो तुरंत जाके उसके लिए चिकित्सीय सलाह लेना, ये सब करने से भी बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, दूरस्थ इलाके में थोड़ी दिक्कत, ये तो मेरे ख्याल से जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे भी ये दिक्कत आती है। उसके लिए आपको विशेषज्ञों के पास कोई रेफरल सिस्टम जरूर हो, लेकिन मेरे ख्याल से काफी हद तक अब जो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं वहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है मेजॉरिटी हमारे देश में, शायद छत्तीसगढ़ के लिए भी ये सही है। और ये जो जिसमें प्रोग्राम एनपीपीसीडी प्रोग्राम का जिक्र कर रहा था, इससे भी इसका फैलाव बढ़ेगा, और चाहे वो ईएनटी सर्जन है या ऑडियोलॉजिस्ट है और पीडियाट्रिशियन भी है, ये जैसे जैसे इनको भी इसमें जानकारी होगी तो पब्लिक में भी अवेयरनेस इसकी बढ़ेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसा हम जानते हैं कि विदेशों में चाहे वो आंखों की समस्याएं हैं या कानों की समस्याएं, जो उससे जुड़े यंत्र हैं वो लोगों को मुफ्त में दिए जाते हैं। क्या हमारे सरकार की भी कोई ऐसी योजना है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये मुझे खुशी है कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हियरिंग एड के लिए और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए भी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका सभी लोग फायदा जरूर उठाएं। और जैसे जैसे उसमें नियम कानून होते, चाहे बीपीएल कैटेगरी के लिए या एपीएल कैटेगरी के लिए, वो उसमें जरूर अपना जो है बेनिफिट ले सकते हैं। सरकार की ये स्कीम्स जिसका आपने जिक्र किया, मुझे
खुशी आपने इस सवाल को टच किया। उन स्कीम्स का जरूर लाभ उठाए, डेफिनेटली। बिल्कुल। और जैसा आपने एक बात कही कि कानों में कोई नुकीली चीज ना डालें। हम आम जीवन में देखते हैं कि पेन का कोई ढक्कन है या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई पिन है, लोग डाल लेते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। और आम जीवन में भी हम देखते हैं कि कानों को साफ करने वाले लोग घूमते रहते हैं। तो इन सब चीजों से कैसे हम बचें और क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, कभी कभी क्या होता है, वैक्स जो कान में इकट्ठा हो जाता है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है वैक्स होना। तो ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो जरूर उसके लिए भी डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। लेकिन अपने आप अगर आप कोई चीज नोकीली डालेंगे तो जो कान में पहले तो कैनाल होता है, स्किन है, बहुत डेलिकेट स्किन होती है, उसको इंजरी हो सकती है। पर्दा है जो बहुत पतला होता है, सूक्ष्म होता है, उसको चोट लगेगी तो फिर उसमें छेद हो जाएगा, फिर उसमें ब्लड आ सकता है, फिर उसमें बाद में मवाद भी आ सकता है, सुनाई कम हो सकती है, कमजोर। तो इसको हमको रोकना है। और जैसे कि हम बॉडी के बारे में जानते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, तो जब भी दिखाएं तो जो ट्रेंड पर्सन है उन्हीं को दिखाए जरूर, और वो कान के लिए भी लागू होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बहुत ही रोचक हमारी चर्चा चल रही है। बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर जी से। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक और रोचक बात है, जिस तरह से हम डायबिटीज हो या फिर आंखों की जो देखभाल है, इसके लिए आमतौर पर 6 महीने या 1 साल में कोई टेस्ट करवाते हैं, तो क्या आप सलाह देंगे कि कानों के लिए भी कुछ एक समयावधि में लोग जरूर जागरूक होकर इसका परीक्षण करवाएं? एक बहुत अच्छा सवाल। खास करके जो पैदा हो रहे बच्चे, हर एक बच्चे का ये इस तरह का नियोनेटल स्क्रीनिंग, नियोनेटल वही होते जो पैदा हुए जो बच्चे, उनकी स्क्रीनिंग जरूर हो हियरिंग की। और जैसे बाकी बीमारियों में है, जितना जो प्रिवेंटेबल बीमारी है उनको प्रिवेंट करें, और जो अर्ली डिटेक्शन से, स्क्रीनिंग से जो हम पकड़ सकते हैं, तो बीमारी पहले अवस्था में पकड़ी जाए तो उसका इलाज भी बेहतर हो। तो सेम चीज, चाहे वो कान में मवाद आ रहे हैं तो जाके तुरंत जांच करवाएं उसकी। और जो मशीन के साथ काम करते हैं या जैसे उम्र होने के साथ लग रहा है कोई दिक्कत है तो उनकी जांच होती ही है, टेस्टिंग। और जैसे मैंने बताया, जो ऑक्यूपेशनल हियरिंग है उनको तो सालाना हियरिंग टेस्ट अपनी करानी चाहिए, जो मशीनों के साथ काम करते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो सुनने की क्षमता है हमारे कानों की भी एक हद तक है, उसके ऊपर की जो आवाज है उसको सुनकर कभी कभी हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। जो हम आम जीवन की बात कर रहे हैं, जो डीजे आजकल जो रोड पर चलते हैं, बहुत तेज ध्वनि होती है, तो इनके बारे में सरकार की कोई गाइडलाइंस हैं कि इतनी ध्वनि नहीं होनी चाहिए, या इसके रोकथाम के लिए कुछ किया जा सकता है? जैसे आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर के यूज के बारे में हमेशा सरकार के रूल्स हैं, चाहे रात में 10 बजे तक ही प्ले करना है, या स्कूल के आसपास, अस्पताल के आसपास जहाँ पे शांत एरियाज हैं वहां पे शोरगुल नहीं होना। ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। और डेफिनेटली लाउड साउंड से डिस्टर्बेंस होता है, ब्लड प्रेशर और ये सब बहुत सारे कार्डियक डिजीजेज और अन्य बीमारियां हैं, जो इवन मानसिक बीमारियां बढ़ती है। तो साउंड, ये जो नॉइज पोल्यूशन है, ये जिस तरह बाकी पोल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार इससे जागरूक है। और लोगों की क्योंकि सेहत का सवाल उठता है तो हमको सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जब कम से कम वहां पे शोरगुल होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आम आदमी में डेफिनेटली इसका जो खास करके एक लंबे अरसे तक अगर हम देखें तो दुष्परिणाम होते हैं। बिल्कुल। और जैसा डॉक्टर साहब आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा ध्वनि में काम करते हैं, फैक्ट्री में या फिर ट्रैफिक की बात की, इनको अगर हम कुछ सलाह देना चाहें कैसे वो अपने कानों की देखभाल करें, तो वो क्या कहना चाहेंगे आप? इनकी पहले ही रेगुलर जांच एक तो होती है सुनाई की, क्योंकि बहुत सारे वर्कर को लाउड फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, लाउड साउंड्स होते हैं, बॉयलर मशीनें होती है, तो कान के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइसेस होते हैं, ईयर मफ्स, ईयर प्लग्स जो भी है, उसका जरूर इस्तेमाल करें। उसको ध्यान, जैसे आपने देखा है विदेशों में फैक्ट्रियों में जो है तो आंखों में चश्मा भी पहनते हैं और वो कान को कवर भी रखते हैं, जो नेसेसरी है, जरूरी है। और सालाना जो उनकी टेस्ट है हियरिंग की, वो भी जहां जरूरी है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें हुई और हम समझते हैं कि बहरेपन या सुनने की जो समस्या है उसको लेकर सारे पहलुओं को हमने छुआ है। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहें? मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारा देश लगातार विकास कर रहा है और ये सब तरह की जो भी बीमारियां हैं इनका निजात हमारे देश में है, लेकिन जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जहां जहां हो सके अवेयरनेस ऐसी रहे कि बीमारियों को हम अवॉइड करें, और अगर हो भी जाती है तो जल्द से जल्द डिटेक्ट हो, उसका इलाज ज्यादा बेहतर हो सकता है। जी। तो डॉक्टर नागरकर, आज आपने आकाशवाणी के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया
सुनने या बहरेपन की समस्या से जुड़े तमाम पहलुओं को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, सहज ढंग से हमारे श्रोताओं को बताया। निसंदेह उन्हें इन जानकारियों से लाभ होगा। आज आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।